टॉपिक है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल्स हैं, प्लान्स हैं, उसके अलाइन कर देते हैं ना, तो उसको हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हो और इंश्योर करते हो कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म की जाए, तो उसे हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ, एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ, तो जब हम एचआर प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन कर देते हैं और इंश्योर करते हैं कि जितनी भी एचआर प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज हैं वो हम इस तरीके से परफॉर्म करें कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, उसी को हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि उसे बस एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उनको वेजेस पे करना है। नहीं, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए जाते हैं उसके अंदर भी वो इन्वॉल्व होते हैं और वो अच्छा खासा अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं गोल्स को डिटरमाइन करने में और गोल्स को अचीव करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एचआर रोल्स की बात करें तो देखो, कोर पीपल रोल के अंदर आता है सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, करियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कंपनसेशन, वेलफेयर सर्विसेज, रिटेंशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, पहले वर्कर्स को सिलेक्ट करना, फिर उसकी ओरिएंटेशन करनी, फिर उसकी करियर को डेवलप करना, मोटिवेट करना ताकि वो अपना काम सही तरीके से करे, फिर कंपनसेशन प्रोवाइड करना, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, फिर उसे रिटेन करके रखना, जरूरत पड़ने पर उसे टर्मिनेट कर देना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एडेड रोल की बात करें तो यहाँ पर एचआर टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करना और लर्निंग वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न किया जा सके, सीखा जा सके। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। उसके बाद बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल की बात करें तो इसके अंदर आता है क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर, अलाइनिंग एचआर इनिशिएटिव टू बिजनेस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, यानी कि एचआर इनिशिएटिव को बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइन करना है, यानी कि जितनी भी आप एचआर इनिशिएटिव लोगे वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज और प्लान्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को इंप्लीमेंट करना और आसानी से ट्रांजिशन लेकर आना बिजनेस के अंदर। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न है वो यहाँ पर असेस करना कि हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न जो है वो कमा रहे हैं। अब स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एचआर प्रोफेशनल के कुछ यहाँ पर रोल होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला रोल होता है कि एचआर प्रोफेशनल को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर काम करना होता है। इसके अंदर जो एचआर प्रोफेशनल है वो सीनियर और लाइन मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करता है, उनके साथ में मिलकर बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो बनाता है और उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में उनकी हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि जो प्लान्स बनाए गए हैं इसको हम रियल मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ। यानी कि यहाँ पर प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है एचआर प्रोफेशनल। ठीक है, तो जो एचआर प्रोफेशनल है वो बेसिकली मैनेजमेंट को बताता है कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं और कौन सी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिससे हम एचआर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट के तौर पर भी एचआर प्रोफेशनल काम करता है। इसके अंदर वो बेसिकली जितने भी वर्क प्रोसेसेस हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करता है, स्ट्रीमलाइन करता है ताकि एफिशिएंसी के साथ हम यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएँ, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएँ और कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएँ और हाई क्वालिटी ऑपरेशंस के अंदर मेंटेन कर पाएँ। उसके बाद एम्प्लॉय को भी चैंपियन बनाना है। देखो, जो आपका एचआर प्रोफेशनल है ना वो एम्प्लॉय के बिहाफ पर काम करता है, वो एम्प्लॉय के बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। यानी कि एम्प्लॉय की कमिटमेंट, मोटिवेशन, कंट्रीब्यूशन के बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताया जाता है एचआर प्रोफेशनल के द्वारा। उसके बाद चेंज एजेंट, अगर यहाँ पर बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज को इंप्लीमेंट करने का काम भी एचआर प्रोफेशनल का होता है। जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको चेंज को अडेप्ट करने के लिए समझाना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी काम एचआर प्रोफेशनल का ही रहता है। उसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रैटेजिक एचआरएम इन बैंक्स। तो बैंकों के अंदर स्ट्रैटेजिक एचआरएम कैसे यहाँ पर जो है वो परफॉर्म की जाती है।
सबसे पहले देखो, जो ट्रेडिशनल एचआर फंक्शन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अब आपका जो एचआर प्रोफेशनल है वो यहाँ पर सिर्फ वेजेस पे नहीं करता है या फिर रिक्रूटमेंट नहीं करता, बल्कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। यानी कि वो मैनेजर्स के साथ में मिलकर बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, बिजनेस के लिए प्लान बनाता है और इंश्योर करता है कि जितने भी एचआर से रिलेटेड पॉलिसीज हैं वो यहाँ पर बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रैटेजीज और ओवरऑल गोल्स के अकॉर्डिंग ही हो। उसके बाद एचआर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब जो एचआर प्रोफेशनल है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करता है और वो जितने भी कोर एचआर पॉलिसीज हैं उसको डिज़ाइन करता है और इंश्योर करता है कि जो सब मैनेजर्स हैं वो अपना काम सही तरीके से कर सके और पीपल को अच्छे तरीके से मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्रिएशन के ऊपर अब एचआर प्रोफेशनल जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है इंस्टेड ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद स्ट्रैटेजिक फोकस बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हो चुका है। देखो, एचआर प्रोफेशनल जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस प्रोसेस के अंदर। जैसे कि अगर बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना है, मॉडिफाई करना है, वर्क फोर्स की प्लानिंग करनी है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, तो इसके अंदर एचआर प्रोफेशनल काफ़ी ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करता है और अपना फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग और नेटवर्किंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो एचआर प्रोफेशनल जो है वो सेमिनार्स, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके और वो मॉडर्न स्किल्स का यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। ठीक है, और एचआर प्रोफेशनल जो है वो न्यू स्किल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्वायर कर पाए। उसके बाद जो एचआर है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर पाए। इसके अंदर भी एचआर प्रोफेशनल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। एचआर प्रोफेशनल जो है वो बेसिकली बताते हैं कि हम लोगों को कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सही तरीके से उससे काम करवा सकते हैं ताकि हम कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं स्ट्रैटेजिक एचआरएम के इन बैंक्स के अंदर। उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया के अंदर ये जो एचआर फंक्शंस हैं ये कैसे डेवलप हुए। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्ली स्टेज की। तो यहाँ पर ज़्यादा वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर फोकस जो है वो किया जाता था। तो इंडिया के अंदर जो एचआर इवोल्यूशन हुआ था वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ है यूएस और यूके के अंदर जो एचआर में डेवलपमेंट हुआ था उससे। यानी कि यूके और यूएस और यूके के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी वही डेवलपमेंट आपको इंडिया में भी देखने को जो है वो मिलेगी, हालांकि बहुत स्लो ग्रोथ रेट के ऊपर। अर्ली स्टेजेस के अंदर लगभग इंडिपेंडेंस से पहले जो एचआर इन इंडिया था वो मोस्टली मतलब कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम जो है वो मोस्टली लेबर वेलफेयर ऑफिसर करते थे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। इनका काम मेनली यही होता था कि वर्कर्स को रिक्रूट करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बेसिक फैसिलिटीज़ को मैनेज करना जैसे कि कैंटीन, वॉशरूम और डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना। उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो पास किया गया और यहाँ पर एचआर का जो रोल था उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एचआर से रिलेटेड कुछ लीगल एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया था जैसे कि चार्जशीट, डोमेस्टिक इंक्वायरीज, कंसलेशन प्रोसीडिंग्स और मैनेजिंग यूनियन डिस्प्यूट। और जो एचआर था वो एवली अब इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग जो है वो काम करने लग गया था। उसके बाद 1960 में पर्सनल मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अराइज हुआ। यानी कि पहले इतना ज़्यादा पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था, अब ये एक सेपरेट प्रोफेशन जो है वो बन चुका था क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो ड्यूरिंग 1960 के अंदर यूनियनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की ग्रोथ होने की वजह से और कंसिस्टेंट वेलफेयर पॉलिसीज़ की ज़रूरत होने की वजह से स्पेशलाइज्ड पर्सनल प्रोफेशंस की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल बॉडीज जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, इन्होंने एचआर नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज जो है वो कर दिया था। 1982 के अंदर इन दोनों बॉडीज़ को मर्ज करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, ये जो दो बॉडीज थी इसको मर्ज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो बना दिया गया था और इसने एचआर को एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशन जो है वो इसने एचआर को एज अ रिकॉग्नाइज प्रोफेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया। उसके बाद टिपिकल पर्सनल फंक्शंस की अगर हम बात करें 1970 के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू मुनप्पा 1979 के अंदर जो पर्सनल एक्टिविटीज़ थे वो थे एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, सेफ्टी, हाउसिंग, एम्प्लॉय एजुकेशन, बेनिफिट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो ये कुछ कॉमन यहाँ पर एचआर के फंक्शंस थे। हाउएवर जो ये अप्रोच थी एचआर फंक्शंस की वो डिफर करती थी कंपनी टू कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अलग थी, फैमिली ऑन्ड फर्म के लिए अलग थी और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग थी। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एचआर पॉलिसीज़ को बनाने में
एचआर लेजिस्लेशन को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। सबसे पहले आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया, जिसने यहाँ पर बोला कि सभी को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर एक जॉब है तो उसके लिए कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट लेकर आएगा, जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स को अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो नोटिफाई करना जरूरी है, ताकि जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सके जॉब के लिए। अप्रेंटिस एक्ट 1961 लेकर आएगा, ये बेसिकली ट्रेनिंग लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता था। उसके बाद बॉन्ड एंड लेबर एक्ट 1966, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1977-9, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, ये यहाँ पर लेकर आया गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट किए गए SC/ST एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था HRM का। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा ABM मास्टरी बैच लॉन्च हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। हमारी लाइव क्लासेस की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले और लेट इवनिंग 7 बजे के बाद रहती है, ताकि आप आसानी से हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर आपको स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस का 24/7 एक्सेस मिलता है, जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम प्रिपरेशन कर सकते हो जब भी आप कंफर्टेबल हो। 10 फुल लेंथ ABM मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर आप हमारे सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस के ऊपर मिलती रहें। जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर जो है वो दबा देना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।